है, स्टार्ट करते हैं। और कल वाला जो मेट्रो से बना के बढ़ेंगे, कहां तक पहुंच गए बताओ। मान सिंह के बाद मान सिंह से आगे देखो, एक बार पहला वाला पेज खोलो आप, कल वाला मान सिंह आओ आओ सिंह, एक बार पहला पेज खोलो, यंत्रों को नीचे रखो और पहला वाला पेज खोलो। मान सिंह बोलिए क्या पहला राजा बताओ, पहला कौन था? अरे कॉपी खोलो, मैं बोला कॉपी को खोलो, बोले तू ले रहा है टिकट लगा। बैठो जाओ, बैठना। हाँ क्या हुआ? हाँ अंधेरा हो रहा था ना, देखो ठीक है। चलिए पहला राजा कौन था? दूसरा, तीसरा, चौथा, दो चार बोतल और लेता था, झंडू पूरी करके ले गया। कोई नहीं, समझ जाऊँ मैं। चलिए बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। हम पहुंच चुके मान सिंह तक, और मान सिंह के बाद में जो राजा बना है राम सिंह, राम सिंह। चलो मीठी थी तो चिप गई है, धीरे धीरे वो सूखा बनाएगा वहाँ। अरे क्या हो रहा है? आवाज नहीं हो रहा। आधे लोग तो पहली बात क्या भी है। चलिए मान सिंह के बाद हमारा जो नेक्स्ट राजा है वो मिर्जा जय सिंह। पहले अपन बात करें, मान सिंह के बेटे का नाम था बाब सिंह, और बाब सिंह की मैडम थी दमयंती। उन दोनों से नहीं, एक से दमयंती से पुत्र हुआ था जय सिंह फर्स्ट, जिस जय सिंह फर्स्ट को इतिहास में नाम से जानते हैं मिर्जा जय सिंह। ठीक है, मैं सीधे बना सकते हैं इसको। अगर हम बात करें भाई सीधे बात करेंगे मिर्जा जय सिंह की, बाब सिंह का कोई भी स्टिकर पैटर्न नहीं है। जो बात करेंगे वो बात करने वाले मिर्जा जय सिंह। पूरे के पूरे जयपुर रियासत में मिर्जा जय सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह, बस चार राजा इंपोर्टेंट है। हम मिर्जा जय सिंह पहुंच गए। मिर्जा जय सिंह के जस्ट बाद हम सवाई जय सिंह पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि सवाई जय सिंह वेरी इंपोर्टेंट पूरी जयपुर के जवाब। चलिए हम बात करेंगे मिर्जा जय सिंह की। मिर्जा जय सिंह का कार्यकाल है 1621 से लेकर 1667 तक। ये मैं जो आपको बताऊंगा इसका साहित्यिक परिदृश्य बहुत ज्यादा नहीं है, और ना ही इसके बाद की स्थापत्य कला है। स्थापत्य कला में मैं कह सकता हूं जयगढ़ तुर्की ने थोड़ी बहुत नींव डाली थी, लेकिन पूरी तरह से सवाई जय सिंह ने बनाया था। बाकी साहित्य की दृष्टि में अगर हम बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में, अरे तू क्या देखने वाला है? आगे आगे जाने दो तू बेटा, तू भी फिक्स है जगह बैठ रही है, तू भी रंगीला हो रहा है। देखो इसको पढ़ेंगे मिर्जा जय सिंह। देखो कौन सा बात करें, मैं बाहर नहीं बोलता, मैं क्लास में बोलता हूं, बाहर में बिल्कुल नहीं बोलता। क्या हुआ? बाहर बिल्कुल नहीं, चुप ही रहता हूं। बाहर तो लोगों को पता ही नहीं, मैं बोलता भी हूं। मेरी सारी एनर्जी क्लास में जाती है, अब 4 घंटे रुकूंगा ही नहीं। आप सुनते रहोगे। देखो क्या हुआ? बस मेरा नहीं है, करण सर का है। देखो देखेंगे अब, मेरा तो है ही नहीं। हाँ सारे कुछ हो गए एक साथ ही। देखो स्टार्टिंग हुई नहीं एनिवर्सरी के बारे। देखो मिर्जा जय सिंह जो भी है, देखो तो पूरा फोकस पढ़ाई पर, क्योंकि पेपर आ जाए नजदीक। हाँ तेरा पूरा फोकस मिर्जा जय सिंह रहेगा। उसके बाद मैं तुझे बताऊंगा राजा जगत सिंह, उसे वो सेम तेरी तरह है। अभी आएगा जय सिंह का, फिर तुझे मैं आगे बताऊंगा, फिर बताऊंगा उसके बारे में कैसा था। चलिए अभी इसको पढ़ लेते हैं मिर्जा जय सिंह को। इसमें मैंने आपको बताया साहित्यिक और स्थापत्य कला की दृष्टि से राजा को देखें तो राजा को नाम मात्र का स्टेटमेंट इसका, लेकिन इसके दो कथन है वो पेपर के एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता कार्यकाल देखो आप, इसका जो कार्यकाल है वो है 40 साल। देखो यार 1667 से 1621 नहीं, मैं माइनस करेंगे तो कार्यकाल निकल के आएगा 40 साल। वैसा माइनस करके देख सकते हो मैं क्या आया हूं। देखो आपको लगता है 40 साल नहीं हो सकता तो आप देख ले तो आराम से। देखो ये अगर बात करें इसमें क्या है, तो मैं तो मेरा बताने का काम है, अब नहीं करते तो बात अलग है। हाँ एक 40 ही आएगा ना इधर ना उधर। देखो ये जो कार्यकाल है ना, इसके अलावा सवाई जय सिंह जो है उस सवाई जय सिंह का कार्यकाल 1700 से लेकर 1743 तक। इसका फिर 43 साल ही रह जाता है, लेकिन राजस्थान में जयपुर का ऐसा राजा जिसका कार्यकाल सबसे लंबा चला वो मिर्जा जय सिंह है। 40 साल तक कोई राजा नहीं बना अभी तक, और 40 साल तक इसका कार्यकाल होने के कारण इसको कहते हैं जयपुर का सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक। जयपुर का सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक, सर्वाधिक कार्यकाल वाला शासक। अब मैं आपसे सीधे, अभी इस क्वेश्चन में तो आपको माइंड लगाना नहीं है, सीधे सीधे आपको दिख रहा है भाई 40 साल है। ये लाइन आपको कभी कॉपी में से पढ़ने की जरूरत नहीं चाहिए, ये राजस्थान नहीं, आपको कभी भी क्वेश्चन आए ज्यादा कार्यकाल करो सबसे पहले 500 किसी व्यक्ति को दोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूं राजस्थान में आपको क्वेश्चन राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला, तो आप सब मिर्जा जय सिंह करोगे। मिर्जा जय सिंह के ऑथेंटिक बात की बात करें, मैंने आपको बताया इसका नाम मात्र का तो साहित्यिक परिदृश्य, नाम मात्र का स्थापत्य कला था। इसका दरबारी विद्वान था, इसका विद्वान था, दरबारी विद्वान कहते हैं। कल मैंने मान सिंह के आपको दरबारी विद्वान याद करवाए थे, पंडित विठल था, जगन्नाथ था, अपने अपा बारे पूरा था, पीछे तक था अपा बारे, और एक और था मुरारी खान, अब तक नहीं आगे तक जाना था। हाँ आपस में लगे हुए ये ऑप्शन में आएगा तो बता देंगे। अरे मैं कुछ बता रहा हूं, सुना है आपको। तो अगर मैं बात करें बाबा जगन्नाथ, एक चीज ध्यान रखेंगे, जगन्नाथ मान सिंह का भी दरबारी और सवाई जय सिंह का दरबारी था। मैंने पुंडरीक नाम के 3 नाम लिखवाए थे कि पुंडरीक नाम है तो थोड़ा याद रखोगे, पुंडरीक विठल आए तो मान सिंह, पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर आता है तो ठीक है। अब यहां बात करें इसका दरबारी विद्वान था बिहारी, और जो बिहारी था इन्होंने ग्रंथ लिखा, किताब लिखी थी बिहार सत्संग। इन्होंने ग्रंथ लिखा और जो ग्रंथ लिखा उस ग्रंथ का नाम था बिहार सत्संग। बिहार सत्संग देखो इससे ज्यादा इस किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बिहारी नाम का विद्वान है, कभी बिहारी जो थे वो किस व्यक्ति का दरबारी थे, तो वो मिर्जा जय सिंह है। एक मैंने आपको बताया दादू के सारे का समकालीन था मान सिंह, जयपुर की कर्मस्थली थी, और वो संप्रदाय ऐसा है, उस संप्रदाय की विशेषता संप्रदाय में अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय का अगर मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को मृत व्यक्ति को ना जलाते हैं ना दफनाते, खुला छोड़ देते हैं पशु पक्षियों को। मृत व्यक्ति मरने के बाद उसका शरीर काम आ जाए, ये मान्यता है दादू संप्रदाय की। तो बिहारी सत्संग के बाद एक पॉइंट और आता है इनका, और वो पॉइंट आता है इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया। यानी एक ऐसी इमारत बताइए जिनका इन्होंने निर्माण प्रारंभ करता थे, निर्माण प्रारंभ करवाया, और वो निर्माण प्रारंभ करवाया जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग पूर्ण रूप से पूर्ण करता मानते हैं सवाई जय सिंह को। जयगढ़ दुर्ग का आप ये समझते हो, जानते हो जयगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहां है? जयपुर में। ये जयगढ़ दुर्ग है, और ये बताते हैं प्राचीन टाइम के राजाओं का यहाँ दफीना खजाना बनने की संभावना थी, उम्मीद इसके कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसके लिए खुदाई करवाई थी, लेकिन मिला कुछ नहीं था। इसका मतलब पूरा खोदिया का कुछ निकला ही नहीं। अब ये बताइए, लेकिन वो केवल बताया गया इंदिरा गांधी याद छुपा हाँ नहीं हाँ देखो ऐसे फीलिंग बैठ बैठ। देखो मिर्जा जय सिंह हाँ होता है, वहां होता है। देखो मिर्जा जय सिंह का कार्यकाल 1621 से लेकर 1667 तक कितने जयपुर राजस्थान का ऐसा राजा जिसका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था मिर्जा जय सिंह। इनका दरबारी विद्वान था बिहारी, और बिहारी का ग्रंथ बिहार सत्संग, और इनके प्रारंभ का जयगढ़ दुर्ग
को चिल्का टीला तिलिस्मी दुर्ग संकट मोचन दुर्ग ये इनके नाम किया जाता है। मान्यता है कि आमेर किले से लेकर जगत किले तक सुरंग बनी हुई है। जब भी आमेर के राजा को संकट आता तो अंडरग्राउंड सुरंगों के माध्यम से जगत पहुंचाते थे, इसलिए इसे सुरंगों का किला भी कहते हैं, तोपों का किला भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है, आपको सब बताएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूं। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो मेरा पता है ऑथेंटिक प्रॉपर, अगर हम बात करें तो साहित्य को इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बाकी की चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कहूं इनका जो ये मिर्जा जयसिंह राजा थे, तो एक समकालीन जो राजा थे, समकालीन इनका पूरा एक टॉपिक चलता है मुगल राजपूत संबंध। मुगल राजपूत संबंध आप सेकंड ईयर से लेकर जितने आरबीएससी के एग्जाम सारे मुगल राजपूत संबंध को सबसे ज्यादा पूछते हैं। और मुगल राजपूत संबंध में रियासत के राजाओं का किस राजा का संबंध मुगलों के किस राजा से था, इनके मुगल राजपूत संबंध सारी रियासत के तहत। इनका समकालीन जब मिर्जा जयसिंह राजा था तो इसका समकालीन बादशाह कौन था, इंपॉर्टेंट है ये। और समकालीन बादशाह को लेकर बात करें तो पहले तो था शाहजहां, पहले तो था शाहजहां। आप लोग शाहजहां कैसे कार्यकाल में इतना समकालीन था, शाहजहां का कार्यकाल है 1628 से लेकर 1658 तक। अब कार्यकाल मैच कर लीजिए किससे 67 तक, उसका कार्यकाल है 1628 से 58, तो लगभग टाइम इसी टाइम पे लग रहा है। ये जो शाहजहां था, इस शाहजहां के 4 पुत्र थे। शाहजहां के वैसे 14 संतान थे, लेकिन 7 मुमताज के मरने के जज्बात बन गए, 7 ही जिंदा बचे। उन 7 में से 3 लड़कियां थी और 4 लड़के थे। लड़कियों में जहारा, रोशनारा, घोनारा, लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ मतलब है इन राजाओं से इनके 4 हुए और 4 पुत्रों में सबसे बड़ा था तारा, दूसरा था शुजा, तीसरा था मुराद और चौथा था औरंगजेब। एक मान्यता अनुसार इसे मानते हैं कि जो शाहजहां था, शाहजहां ने लगभग घोषणा कर रखी थी कि मेरी अगर अकस्मात कभी मृत्यु हो जाती है तो मैं अपना सबसे योग्य जो मानता हूं अपने बेटों में वो सबसे बड़ा तारा, तो मैं राजा बनना चाहता हूं तारा को, तो मेरा पूरा सपोर्ट तारा को रहेगा। लेकिन औरंगजेब ने और शुजा, मुराद तीनों ने दावा पेश कर दिया कि मैं क्यों राजा नहीं बनाया जा सकता। तो तारा के तहत शाहजहां ने इनको बताया भी था कि बड़ा है तो हमेशा कभी बड़े बेटे होती है। तो औरंगजेब कहता है मेरी क्या गलती, बड़ा नहीं हूं भाई, मेरा तो कोई योगदान नहीं, छोटा हूं, तो ये तो ईश्वर की देन है, बड़ा नहीं हूं तो नहीं हूं। लेकिन आप ये मैं कैसे कंफर्म कि जो तारा का पता वही मेरा, जो तारा की मां वही मेरी है, तो फिर खून लेके तो फिर क्रम क्यों, आपकी चीजें एक जैसी सेम है, तो क्रम से क्यों आप योग्यता चेक कीजिए। और अगर आपको लगता है तारा मुझसे ज्यादा योग्य है तो फिर फैसला युद्ध नहीं होगा। अगर वो युद्ध जीत जाता है तो मैं कंफर्म है उसके लिए हम इसको दे देंगे भाई, गलती को दे देंगे, ऐसे तो नहीं देंगे। अब इस प्रक्रिया में बात करते हैं इस शाहजहां को सबको क्या औरंगजेब ने दावा पेश कर दिया अपने पिता की जीत के लिए। जिस मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जो शाहजहां था, शाहजहां ने अपने पिता का विरोध किया और ताजमहल निर्माण के लिए बेगुनाहों के हाथ कटवा दिए, उसकी सजा उसके बेटों ने दी। और व्यक्ति एक ही जीवन में सब कुछ भूल जाता है। और ये जीत आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुगल बादशाह जिंदा हो और उसके बेटों ने विद्रोह किया हो और उन्होंने तहखानों में जीवन बिताया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। शाहजहां एकमात्र मुगल राजा था जिसने अपनी जीत अपनी गति छोड़नी पड़ी, उसके बेटे ने कांतिम समय तहखाने में इसको कैद कर दिया, अंग्रेजी कोर्ट में पड़ा और उसकी बेटी की सेवा के लिए नियुक्त की गई। अब शाहजहां चाहता राजा कौन बने, लेकिन तीनों ने दावा पेश कर दिया। अब इसने क्या किया, अब बादशाह अभी तो शाहजहां ही तो औरंगजेब मिलेगा, तो शाहजहां ने सभी राजपूत राजाओं को पत्र भिजवा दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरी ओर से मेरा उत्तराधिकारी तारा है और सारे राजस्थान के राजपूत राजा जो मेरे वफादार हैं आज से सबका समर्थन किसको जाएगा, तारा को। तो जब भी अगर उत्तराधिकारी हो तो उत्तराधिकारी युद्ध में सारे मेरे वफादार राजा तारा का साथ देंगे, औरंगजेब कर देंगे। औरंगजेब ने सारे राजाओं से मदद मांगी, लेकिन सबका सपोर्ट शाहजहां के पास था और शाहजहां के कहने पर सब भाग लेते हैं तारा। अब बात तो ये है कि ये वाला राजा भी तो सपोर्ट नहीं था, ये तो पीढ़ी है, यही तो वंश है जो सबसे पहले मुगलों के पास गया। और बताते हैं शाहजहां के काल में इसको उपाधि दी गई थी, इसे दी गई थी उपाधि, और शाहजहां ने सिंपल से उपाधि दी थी मिर्जा की, मिर्जा राजा। और मिर्जा राजा की उपाधि थी वो मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी, इसको वो दी थी शाहजहां ने। यहाँ पे ध्यान रखोगे, ये उपाधि दी थी शाहजहां ने, शाहजहां ने उपाधि दी। अब यहाँ मुद्दा केवल इतना है, हम पढ़ेंगे मिर्जा जयसिंह और औरंगजेब को एक साथ लेकर कि मिर्जा जयसिंह और औरंगजेब के 2-3 फैक्ट हैं, उनको अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ते हैं। बस इतना याद रखना, राजस्थान का सर्वाधिक कार्यकाल वाला राजा भी इसको कहते हैं मिर्जा जयसिंह को। कितने साल का शासन करता, 40 साल का। फिर मैंने आपको कहा करवाया विद्वान कौन था, बिहारी बिहारी निकाल लीजिए, बिहार से कौन से दुर्ग का प्रारंभ करवाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछा जाए इसका निर्माण पूर्ण करता कौन था, तो पूर्ण करता आप ध्यान रखोगे सवाई जयसिंह, इसका पूर्ण करता था सवाई जयसिंह, जयसिंह के बाद आएगा। और पूरे जयपुर में पढ़ने के लिए कोई राजा है तो सवाई जयसिंह इंपोर्टेंट, ये जो पूरे पूरे ये कैसे गिराव करके बेटा सारे पेपरों पे अगर क्वेश्चन आएगा तो उनमें से आएगा, तो किसी राजा से अकेला लगती है। और जब इसे कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसे रास्ते में पकड़ लेता है मिर्जा जयसिंह। ये दोनों जयसिंह फर्स्ट और जयसिंह सेकंड जयपुर के किसी राजा को नहीं आने देते। और जयसिंह मौका मिलता है प्रताप सिंह पूछ जाता है, क्योंकि उसने हवा में बनवा दिया था, जिसके कारण प्रताप सिंह पूछ जाता है। और वो विद्वान भी था, नाम से लिखता था, जिसके कारण ये 3 ऐसे राजा जिनको मैं अच्छे से याद करना है। तो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सवाई जयसिंह को लेकर। सवाई जयसिंह की सारी बारी अपने एक पॉइंट को ढंग से पढ़ेंगे। सवाई जयसिंह इंपोर्टेंट है, तो ये बना लेके बताओ। तो मैं आपसे कहूं जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा की उपाधि देने वाला कौन था, शाहजहां। शाहजहां के कितने बेटे, 4, कौन से, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब। मैं आपसे कहूं शाहजहां ने किसको समर्थन दिया राजा बनने के लिए, लेकिन दावा किसने पेश कर दिया, शाहजहां ने सारे राजाओं को पत्र लिखा, किससे सपोर्ट करोगे। अब औरंगजेब ने भाई महल मांगी, लेकिन औरंगजेब और शाहजहां दोनों को अगर एक साथ रख देंगे उस टाइम तो शाहजहां का बारी, क्योंकि बात सब यही था। उम्मीद नहीं करे इसका सपोर्ट दारा को, दारा का बनेगा तो चारों तरफ किसके साथ देंगे, तारा जीते हुए तरफ। औरंगजेब को सबने मान लिया कि हार होगी, लेकिन बाजी पलटना औरंगजेब को आता था और बाजी पलटी भी, सत्ता को उलट-पुलट कर दिया। और जो नहीं कोई नहीं मानता था जिस चीज को, उस औरंगजेब ने जीत लिया। अब बात है इस व्यक्ति को लेकर पढ़ेंगे दोस्तों, ये बनाने से चले आगे। अब इसको देखो एक बार, यहां हम बात करेंगे कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और शाहजहां के पुत्रों में जो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ वो क्रम से कंटिन्यू 2 पड़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में। एक तो आता 1658 में धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। और ये जो 1658 में धर्मत का युद्ध है, इस युद्ध को लेकर हम बात करेंगे, इसमें एक साइड में तो था धर्मत के युद्ध में, और जो दूसरी साइड थी इस साइड था औरंगजेब। अब देखो उस समय इंपोर्टेंट जगह कौन कौन सी, एक बार साइड आगे देखेंगे। एक तो मदद मांगी गई थी मेवाड़ रियासत से, एक मांगी गई थी मारवाड़ रियासत से, एक मांगी गई थी जयपुर आमेर रियासत से, एक मांगी गई थी बीकानेर रियासत से। 4 इंपोर्टेंट है, बाकी तो कोई मतलब नहीं। अब मैं आज आपको बता रहा हूं शाहजहां ने 4 रियासतों के राजाओं को पत्र लिखा हेल्प के लिए। अब 4 रियासतों के राजाओं को ना, मेवाड़ का उसमें राजा तारा सिंह, उत्तराधिकारी का युद्ध के दौरान मेवाड़ का राजा तारा सिंह, मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह, जयपुर का राजा था मिर्जा जयसिंह और बीकानेर का कर्ण सिंह। ये 4 राजा हो गए। तारा ने शाहजहां से पत्र लिखा, तारा के उसे मालूम और जैसे औरंगजेब ने पेश की। तो ये जो मारवाड़ का जसवंत सिंह था, इसलिए काम में तारा का साथ दूंगा, शाहजहां का आदेश है। मिर्जा जयसिंह ने कहा मैं भी तारा का साथ दूंगा, लेकिन राशि को पता था पलड़ा कितने भी भारी हो सकता है, मैं क्यों रिस्क लूं, उसका साथ हो सकता है, बाजी पड़ता समय खराब तो बाजे, कोई भरोसा नहीं, किस्मत का पलट लीजिए। अच्छा समय तो क्यों हम ये कैसे तुरंत ही बिना कुछ कंडीशन के हम रिस्क लें, तो क्यों किसी का साथ है। सबसे कहते कोई बहाना लगा दो कि हम भाग नहीं लेंगे। तो जयसिंह ने किसी का भी साथ नहीं दिया, राशि मेवाड़ सिंह ने बहाना लगा दिया, टीका दौड़ का, टीका दौड़ में स्वास्थ्य में खराब है, तो इस दौरान हम कहीं युद्ध में भाग नहीं लेते, तो टीका दौड़ का बहाना लगा दिया। अब बात आती है कर्ण सिंह ने साथ दिया था औरंगजेब, इसके लिए इसका बेटा था केसर सिंह और प्रताप सिंह, उन दोनों को औरंगजेब के साथ देने लिया। 4 रियासत मैंने 4 नाम लिखे एक साथ, 2 एक रियासत जिसने किसी का साथ नहीं दिया, सही कह रहा है, ठीक बता रहा है, बताया तो है, ये लिखा इसलिए है। एक बताओ तुमने इतना सोचा नहीं, सोच लिया, एक भी सोचता हो। मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह किसका साथ देगा, तारा का। जयपुर का आमेर का राजा मिर्जा जयसिंह किसका साथ देगा, तारा का। और बीकानेर का कर्ण सिंह किसका साथ देगा, औरंगजेब। इसका औरंगजेब ने भी साथ किया, जो मेरा साथ नहीं देगा, और अगर युद्ध में जीत गया सजा सब कुछ बदला सब चला जाएगा। और इसी दौरान बताते हैं कि मिर्जा जयसिंह को शाहजहां ने आदेश दिया तारा की तरफ से भाग लेने का, इसलिए बताते हैं इसमें तारा की होती है हार और औरंगजेब की होती है जीत, बाजी पलट गई। ये जो मिर्जा जयसिंह है, इस युद्ध में मिर्जा जयसिंह का मिर्जा जयसिंह ने साथ दिया था तारा का, मिर्जा जयसिंह और एक व्यक्ति था भाई मारवाड़ का जसवंत सिंह।
मारवाड़ शासक जसवंत सिंह, इन दोनों ने दारा का साथ दिया और बताते हैं युद्ध में हार गया जसवंत सिंह तो घायल हो गया था और दारा के सेनापति कासिम खान से मतभेद होकर युद्ध में पीछे भाग गया था। लेकिन इसकी रानियों को पता चला लड़का जातम जसवंत बड़ी खतरनाक रानी मिली जाती मारवाड़ की और जब लथपथ होकर खून से लथपथ भागकर आया युद्ध भूमि से पता चला रानियों को युद्ध हार गया और मारवाड़ का राजा जसवंत सिंह कायरों की तरह युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया। तो जसवंत ने ये ठान लिया कि मारवाड़ में राठौड़ों के स्कूल में इस जमीन पर राठौड़ के कायरों की कोई जगह नहीं है और जसवंत सिंह जैसे आगे बंद कर दिया कि कायरों को यहाँ जगह नहीं, राठौड़ की जमीन और मालदेव के वंशजों का राज्य है जो लोग अपने सामने तक नहीं झुके, वो युद्ध से भागकर आ रहे हैं। राजपूतों की एक ही बात, राजस्थान के राजपूतों की एक ही बात, या तो युद्ध में जाओ या तो युद्ध में विजय पताका लगा के आओ या आपका सिर कट कराना चाहिए जिससे हमें गौरव हो, इस चीज पर प्राउड हो कि हम हमारा राजा गया और युद्ध जब मर नहीं गया तब तक आप ना तो विजय पताका काट रहे और ना ही आपका सिर कट गया। इसका कायर कब से होंगे? राठौड़ की लोगों में कायर तक से मिलेगी राव मालदेव के वंशजों में। और ये जसवंत सिंह आता है तो गेट बंद कर लेते जसवंत ने, उसमें गर्भ थी। हमें बताते जब गेट बंद कर लेते जसवंत सिंह को लगा शायद रानी पहचान नहीं रही है, युद्ध से भाग रहा है, खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है, उसने दोबारा गेट खटखटाया, उसने गेट खोला, देख के लगा दिया, उसने सोचा पहचान नहीं कहीं दूर रहते थे तो युद्ध में बिजी हूं, घायल अवस्था में हूं। तीसरी बार खटखटाया, जसवंत ने गेट खोला, लगाने वाली थी उससे पहले जसवंत सिंह ने उसे गेट बंद करने से रोक लिया। उसे कहा मुझे नहीं पहचानते, मैं आ रहा हूं, राजा हूं जसवंत सिंह। जसवंत ने कह दिया पता नहीं जरूरत नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन जिस मारवाड़ के राठौड़ जसवंत सिंह को मैंने भेजा था युद्ध भूमि में, जिस राजा को मैंने अपने राजा को जिसको भेजा था वो मेरा मालदेव का एक वीर योद्धा भेजा था, लेकिन जो अब मेरे सामने खड़ा है वो राठौड़ का वंशज लगता ही नहीं किसी एंगल से, एक कायर भगोड़ा है। पहले जाकर आप सिद्ध करो कि आप राठौड़ के वंशज हो, आप में वीरता है, हमें कायर तानी भगोड़े की तरह आओगे तो मारवाड़ के गेट भगोड़ों के कायरों के लिए कभी नहीं खुले जाते। रानी ने इतना मान किया कि आप भाग कैसे सकते हो युद्ध में, ये राठौड़ों के माथे पे कलंक है, मारवाड़ के राठौड़ पे हमने तो खून बहाकर सम्मान किया है और आज तो भाकर समिट में मिला दिया। पहले जाओ तो सिद्ध कर तू राठौड़ का वंशज है। वो कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा लेकिन मुझे भूख लगी हो, खाना भी तो खाना खिला के दे दो। रानी ने कहा राठौड़ का एक दिन का भी आपको नसीब नहीं होगा जब तक आप राठौड़ के वंशज की गरिमा को दोबारा से जो मिट्टी में मिलाइए उसे स्थापित नहीं करोगे। उस दौरान इतना मान दिया कि जसवंत सिंह को जाना पड़ा और जसवंत सिंह को लगा दारा की तरफ भागने से कोई मतलब नहीं, दारा पे पड़ेगा। इसलिए हम तलब बदले जसवंत सिंह तलब बदले किसी मीटिंग ली और यही सेम काम किया मिर्जा जयसिंह ने। और मिर्जा जयसिंह गया और जब मिर्जा जयसिंह ने मीटिंग की थी मथुरा में और मथुरा में मिलकर दूसरे युद्ध में ये दोनों इसके साथ थे। लेकिन औरंगजेब के माइंड में कहीं ना ये बात होती ये तलब बदलूं मैं, अगर मैं हार जाता तो कभी मेरा साथ नहीं देते, ये साथ शक्ति के पावर के, क्योंकि मैं युद्ध जीत चुका हूं, मैं नया बादशाह बनने वाला हूं, इन्हें डर आने वाले फ्यूचर का, इसलिए ये तलब बदलूं। और कल मुझसे मजबूत कोई राजा गया तो उसके साथ जाएंगे, इसलिए इन पर भरोसा कम करता था औरंगजेब। और ये दूसरा युद्ध हुआ 1619 में, इसे कहते हैं देवराई का युद्ध, इसे नाम देते हैं देवराई का। और जो देवराई का युद्ध था इसमें एक साइड में दारा और एक साइड में औरंगजेब। इस युद्ध को लेकर बात करें तो दारा फिर से आ गया और औरंगजेब की हुई जीत। इस बार तलब बदल लिया दो लोगों ने और इन दोनों व्यक्तियों ने साथ दिया इसका। मैंने आपको साफ-साफ एक और चीज बताई है कि राज सिंह ने दोनों युद्धों में भाग लिया क्योंकि उसे पता था पास सकते थे, कोई भरोसा नहीं युद्ध भूमि का। तो इसमें मैं आपसे कहूं कि जयपुर के या आमेर के मुझे पता सही नहीं है, आमेर के मिर्जा जयसिंह और मारवाड़ के जसवंत सिंह और बीकानेर के कल्याण सिंह, कर्ण सिंह। अब मुझे बात बताओ जीतेगा वही तो राजा बनेगा, तो मुगलों का नया राजा कौन बनेगा? औरंगजेब। दारा को कैद करके काकनवाड़ी का किला में उसमें डाल दिया गया था तहखाने में और जो ये औरंगजेब था इसने आलमगीर नाम से ये पता प्रकाश करवाया 1658 में और 1659 दोबारा से दिल्ली में दोबारा से करवाया। औरंगजेब के उद्देश्य राजा बनने के बाद दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना, हिंदुओं के चित्त को इस्लाम का चित्त बनाना और इसकी क्रूरता भारतीय जनता पर फूट पड़ी जिसके कारण बताते हैं। लेकिन आप जान रहे ना आज एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा मुगल बादशाह जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू रहते थे वो औरंगजेब है। ये बहुत ज्यादा फेमस था 2019 में क्वेश्चन कि मुगलों का बादशाह जिसके दरबार में सर्वाधिक हिंदू रहते थे, सामंत रहते थे हिंदुओं के वो औरंगजेब और सर्वाधिक पगले किसके पास थे? ओडिसी के पास थे। 30 परगनों का सम्राट था औरंगजेब। तो सारे मुगल बादशाह में अगर खूब बड़ा बादशाह लेकिन पगले सबसे ज्यादा औरंगजेब के पास थे, तो सामंत किसके पास थे? औरंगजेब के पास। इसलिए औरंगजेब इतना ज्यादा बड़ा साम्राज्य इकट्ठा करने में सफल हुआ, लेकिन नींव तो रखी गई हुमायूं की कोई नींव नहीं थी। हुमायूं खुद बड़ा था 15 साल कभी कहीं बात करता कभी कहीं बात करता और 15 साल के ईरान चला गया, अपने छोटे भाई के पास देश छोड़ गया और जब लौट आया तब तक शेषा सूरी मंच पर स्थिति का फायदा उठाकर उसने वापस शक्ति प्राप्त की थी। तो इनके लिए कहता है आज लड़का था भागता रहा लड़का था भागते मारा गया, वो लेन के लिए बात की थी। पूरे दुनिया पूरे भारत में जहां से एक बादशाह जो सबके साथ साथ अलग अलग कपड़े पहनता था वो ही था। और ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन औरंगजेब के लिए राजस्थान के एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक सामंत किस मुगल बादशाह के दरबार में रहते थे? औरंगजेब। सर्वाधिक पगले किसके पास थे? औरंगजेब के 30 पगले। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखोगे। ये कंटिन्यू आपको युद्ध करवाएं, ये दोनों के दोनों सारा के पुत्रों के बीच में हुए, सारा के दोनों बेटे दारा और औरंगजेब दोनों युद्ध में जीत गए औरंगजेब, इसलिए नया बादशाह कौन बनेगा? औरंगजेब। तो नीचे नोट लगा के लाइन बनाएंगे, गति मिली नहीं थी। लोग बहुत सारे सरदार ऐसे थे जो औरंगजेब को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि दारा दोबारा से तैयारी कर रहा था युद्ध की। तो अभी भी वो सरदार दारा के साथ ही थे, एक बार और जाएंगे लड़ने, एक कोशिश और करेंगे। इसलिए धर्मत की सीमित दिल्ली नहीं पहुंच पा रहा और दूसरा युद्ध में सब कोई खत्म कर दिया, इसको छोड़ा ही नहीं इस्लाम, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं था। धर्मत एमपी में ये एमपी में देवराई अजमेर में ये आप पॉइंट ध्यान रखोगे। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप एक साथ याद रखेंगे राजस्थान के कौन कौन से राजाओं ने इन युद्धों में भाग लिया हो जाएगा। तो नोट लगाएंगे, नोट में लाइन बनाएंगे, दो लाइन बनाएंगे। तो पहली लाइन बनाएंगे औरंगजेब ने युद्धों के बाद भाई दारा जिसे युद्ध में मारा था, बड़े भाई दारा को कैद करके काकनवाड़ी किला अलवर मैं कैद कर दिया। एक स्टेटमेंट हो गया। एक और नोट बनाएंगे, दूसरा नोट लिखना मिर्जा जयसिंह और औरंगजेब की मुलाकात मथुरा में हुई थी, मथुरा यूपी। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। अब नया बादशाह को जैसे पता है पैटर्न में नया बादशाह कौन बनेगा? औरंगजेब। अब औरंगजेब जब राजा बना तो उसने राजा से आलमगीर के नाम से कराया, दोबारा राज्य हुआ पहले जनपद में, पहले युद्ध के बाद जस्ट सेकंड युद्ध के बाद दिल्ली में करवाया दिल्ली से। इसलिए मैं वचन देता हूं मैं दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाऊंगा और आलमगीर नाम से मुझे जानेंगे सारे लोग। अब बात आती है कि जब औरंगजेब राजा बना तो औरंगजेब की देवता स्वीकार पहले से ही कर ली थी और इसके देवता स्वीकार कर ली थी मिर्जा जयसिंह ने। इसके देवता स्वीकार की मिर्जा जयसिंह। अब बात इंपॉर्टेंट क्या है? वो यहाँ बताते हैं पॉइंट को लेकर कि जो मिर्जा जयसिंह राजपूत जो है, जो अगर बात करें राजपूत जो थे भाई वो अपनी वीरता के प्रसिद्ध। अब औरंगजेब के सबसे बड़ी समस्या औरंगजेब के कार्यकाल में दो सबसे बड़ी समस्या थी शिवाजी। मराठा शासक शिवाजी की लूटपाट भयानक हो रही थी और औरंगजेब ने सारे प्रयास किए लेकिन वो कभी भी शिवाजी को कंट्रोल नहीं कर पाया। बारी बारी से सेना भेज करके लेकिन शिवाजी किसी को सही सलामत आने नहीं देता था, सबको हरा देता था। अब औरंगजेब के सबसे बड़ा मार का जो काटा था वो था बाद में शिवाजी। अब शिवाजी को कंट्रोल करने के बाद सेना भेज गई लेकिन कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। अब शिवाजी ने औरंगजेब ने सोल्यूशन निकाला, इसके खिलाफ हम भेजेंगे मिर्जा जयसिंह को और मिर्जा जयसिंह को भेजा गया था शिवाजी के खिलाफ। ध्यान रखना औरंगजेब ने मिर्जा जयसिंह को
मिर्जा जयसिंह को भेजा शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर, शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर, शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे कह दूं कि शिवाजी और मिर्जा जयसिंह के बीच भिड़ंत हुई, युद्ध हुआ। इस युद्ध में सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, शिवाजी आज तक किसी भी मुगल सेना के सामने हथियार नहीं डाले थे, लेकिन शिवाजी मिर्जा जयसिंह के पास हुए और शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान एक संधि हुई थी पुरंदर, ध्यान रखना, इनके मध्य युद्ध में, इनके मध्य युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और दोनों के मध्य संधि हुई, पुरंदर की संधि, दोनों के मध्य संधि हुई, और दोनों के मध्य जो संधि हुई उसको लेकर हम बात करेंगे। तो जो संधि थी वो थी पुरंदर की संधि, और जो पुरंदर की संधि थी वो थी जून 1665, जून 1665 की संधि हुई पुरंदर की। हमने आपको पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई, तो मध्य शिवाजी और इनके मध्य की बात करें तो मध्य संधि हुई पुरंदर की संधि जून 1665 में, 11 जून होता है, 11 जून 1665 को। इस संधि के तहत कुछ चीजें निर्धारित की गई। शिवाजी के पास 33 किले थे, उनमें से शिवाजी ने 35 में से 23 किले औरंगजेब को दे दिए। लेकिन मिर्जा जयसिंह ने रिक्वेस्ट की कि आपको पेश होना है औरंगजेब के सामने, यानी आपको मुगल दरबार में उपस्थित होना। शिवाजी ने कहा भरोसा नहीं मुगलों पे, इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता, आप जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। मिर्जा जयसिंह कहता मैं राजपूती वचन देता हूं आपको, ये प्रॉमिस करता हूं कि आपकी सलामती मेरी जिम्मेदारी है और राजपूत जुबान के पक्के होते हैं, आपका कुछ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं आपको वचन देता हूं। जैसे आप हो ऐसे ही मैं आपको वापस छोड़ दूंगा, मेरे साथ चलिए, मैं आपको राजपूत जुबान देता हूं। जो राजपूत जुबान के पक्के होते हैं चीज सबको बता दी। और शिवाजी ने मिर्जा जयसिंह से वचन सुना तो वो तुरंत तैयार हो गए और शिवाजी मिलने चले गए औरंगजेब से। अब इस जगह दो पार्ट होते हैं, एक होता है दीवाने आम और एक होता है दीवाने खास, दीवाने खास। और ये बताते हैं आगरा में औरंगजेब उपस्थित था, तो आगरा में पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई थी दीवाने खास में। या खास लोगों के साथ मीटिंग करता था या आम लोगों के सामने लोगों के साथ, तो दीवाने खास में मुलाकात हुई और मुलाकात होती है आगरा में, दीवाने खास में, आगरा में। लेकिन औरंगजेब को पता था कि अगर आज हाथ से निकल गया ना, यही मौका है, पकड़ लो, क्योंकि अगर हाथ से निकल गया तो फिर मौका शायद दोबारा नहीं आएगा पकड़ने का, और धोखा कर दिया। ये किसकी जबान पे है शिवाजी, मिर्जा जयसिंह, उन्होंने बचा दिया था। लेकिन औरंगजेब ने धोखा किया और आगरा में कैद कर लिया जगह राम सिंह की हवेली, राम सिंह की हवेली, यह हवेली है राम सिंह की हवेली और जयपुर भवन, राम सिंह की हवेली, जयपुर भवन आगरा में। ये बताते लोगों से कैद कर लिया। तो मिर्जा जयसिंह ने इसका विरोध किया कि आप नहीं कर सकते, ऐसा मैंने वचन दिया, मैंने जुबान दिया, मेरी जुबान खराब हो जाएगी तो राजपूती वचन देकर आया हूं मैं। तो औरंगजेब ने कहा मेरे होते हुए किसी भी मेरे निजी सामंत या मेरे अधीन सामंत की जुबान का कोई बोल नहीं है, सबसे ऊपर जो जुबान है, सबसे ऊपर जो उद्देश्य है या जिसका ये कैसे आदेश है वो बादशाह, तो आपकी जुबान तभी खत्म हो जाती है जब आगरा की जमीन में प्रवेश करके बादशाह के सामने उपस्थित हुए। मिर्जा जयसिंह कहता है कि मेरी जुबान फेल हो जाएगी, वो जाने दे, लेकिन मैं इसको रिस्क नहीं सकता दोबारा छोड़ने की शिवाजी को। इसलिए मिर्जा जयसिंह उसी के टाइम मेरे को छोड़ देता है जहां मेरी वैल्यू नहीं है, उस मैं रहना नहीं चाहता, और वो छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन शिवाजी समझ गया कि उसके साथ भी धोखा हुआ है, उसके साथ भी झांसा दिया गया, इसलिए शिवाजी को कोई कैद नहीं करवाया और शिवाजी फूलों की टोकरी में चिपक 3 दिन बाद भरा भागे। अब भागने के बाद औरंगजेब ने सच करवाया साहब कौन भागे, शिवाजी भागे, डूडो कैसे भागे, पहरेदार कहां थे, किसी को पता ही नहीं चला कब भागे। तो उन्होंने सीधे शक किया किसने, मिर्जा जयसिंह, किसने भगवाया होगा, क्योंकि वो विरोधी था इसका, तो साथ हो सकता है तो इन दोनों में संबंध जो थे वो तब तक खराब हो गए और फिर ये उसे भारी रखता बयान पर आगे कह सकते हैं राज्य में रहने नहीं दिया, दुश्मनी निकालने के लिए। तो ये संधि है, ये संधि के अंदर की संधि अभी बता रही है दोनों के बीच शिवाजी और मिर्जा जयसिंह। तब वो ये 11 जून 1665 को 35 किलो में से 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए और मुगलों से यानी औरंगजेब से मुलाकात की दीवाने खास में और आगरा में राम सिंह के जयपुर भवन आगरा या धोखे से क्या कर लिया गया। तो मैं आपसे ये कहूं यहां से शिवाजी ने 35 में से 23 मुगलों को दिए और ये बताया जाता है शिवाजी से औरंगजेब ने, शिवाजी से औरंगजेब ने मुलाकात की, शिवाजी से औरंगजेब ने शिवाजी से औरंगजेब ने मुलाकात की। क्या हो गया, किस बात है, क्या हो गया? आज तो मैं कह रहा था 7:30 तक लेंगे, सैटरडे तक, संडे पर कल छोड़े, कल छोड़ा तो छोड़े मत। हाँ बात समझ छोड़ेंगे तो ये मंगवा के खाने पीने के लिए है ना, इधर कुछ हो रहे हैं, एक दिन बिना खाए भी रह सकते हैं यार। तो अच्छा बात है, जिस दिन आप भूखे रहोगे ना तो प्रतिफल अच्छे मिलते हैं सैटरडे को, आप बढ़िया पेट को सोना भी नहीं खाते। देखो फिर आपको करना क्या है वो बताऊंगा 7 बजे दीवाने खास, दीवाने खास आगरा। अच्छा इनको शिवाजी को कैद किया गया राम सिंह की हवेली जयपुर भवन आगरा। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया, औरंगजेब ने कैद किया एक रूप सिंह की हवेली और एक राम सिंह, राजस्थान पड़ते ना, दो हवेली याद करें रूप सिंह और राम सिंह की। राम सिंह की आगरा में कैद किया गया था शिवाजी को और रूप सिंह की दिल्ली में कैद किया गया था जसवंत और अजीत सिंह, जसवंत सिंह तीनों मैंने में तीनों रानियां थी, जसवंत ने जादव को और तब खालसा भूमि को किया था मारवाड़ को। तो दो हवेलियां याद करनी आपको, राम सिंह की हवेली जयपुर भवन आगरा, जयपुर भवन आगरा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो पुरंदर की संधि यानी मिर्जा जयसिंह के मध्य हुआ था। तो ये स्टेटमेंट बनता है कि नए बादशाह बने थे औरंगजेब और नए बादशाह बनने के बाद क्या क्रियाकलाप इनके मध्य हुए थे। तो मिर्जा जयसिंह और मिर्जा जयसिंह के साथ बनकर पढ़ते हैं, मिर्जा जयसिंह के साथ पढ़ते हैं शिवाजी को। तो पुरंदर की संधि डेट आपको याद रखनी है 11 जून 1665 को दोनों के बीच युद्ध हुआ। लेकिन मुझे बताओ शिवाजी मिर्जा जयसिंह को भेजा किसके द्वारा गया था? अब शिवाजी को इसने कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी भागे फूलों की टोकरी में चिपकर, फिर उनके बेटा संभाजी राजा बने और संभाजी ये जो उनके बेटा था औरंगजेब का बादशाह उसकी कैद में गिरफ्तार हुए थे, फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। उनके बेटे को शिवाजी के बेटे को 5,000 की मंसूबदारी भी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है पूरी मुगल सत्ता में औरंगजेब से कोई टक्कर नहीं लेता था, एक ही व्यक्ति था जिसने लोहा लिया, वो था शिवाजी। अब आप बात करते हैं, अब मुझे बात बताओ एक तो ये फूलों की टोकरी में चिपकर भागे शिवाजी, इस चीज का आरोप किस पे डाल दिया? मिर्जा जयसिंह। ऊपर से वो जो युद्ध बनाए थे पहले युद्ध में औरंगजेब के साथ नहीं दिया था, बाद में तो दिया। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब के माइंड में टीस थी मिर्जा जयसिंह मेरे साथ नहीं है, ये केवल मुंह से ऊपर से मेरे लिए सोचता था कि अंदर से दिल में इसके नहीं हूं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो इसलिए औरंगजेब से भारी बयान करता था और भारी बयानों पे इसकी हो गई थी मृत्यु। और मिर्जा जयसिंह की मृत्यु बुरहानपुर जगह है महाराष्ट्र में 1667 में की मृत्यु हो गई। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान रखना, जो पुरंदर की संधि है, संधि के दौरान उपस्थित विदेशी व्यक्ति कौन था? तो बर्नियर नाम का व्यक्ति था जो पुरंदर से तीन लाइन में आपको तीन स्टेटमेंट आपको बताने वाला हूं। तीन व्यक्तियों ने जो चीजें बोली मिर्जा जयसिंह के काल की। एक व्यक्ति है मनुची, ध्यान रखना है, एक व्यक्ति है बर्नियर और एक व्यक्ति है जगन्नाथ। अच्छा बताओ औरंगजेब की नजरों में मिर्जा जयसिंह की वैल्यू थी क्या? वही जितनी वो चाहता भारी डाल के बदला लेना, इसलिए ये स्टेटमेंट बनती है। सबसे पहले लिखा है मनुची ने एक लाइन लिखी है, लोगों को बताया कि मेरे अनुसार हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध और मालदार राजा मिर्जा जयसिंह था। तो मनुची ने सबसे मालदार और सबसे शक्तिशाली राजा हिंदुस्तान का कैसे बताया? मिर्जा जयसिंह को। दूसरा व्यक्ति है बर्नियर, पुरंदर की संधि के दौरान उपस्थित विदेशी व्यक्ति कौन था? बर्नियर, ये बताता है बर्नियर। और मुगल एम्पायर नाम की इसकी किताब है, उसमें से बताया मुगल एम्पायर का। और एक है जगन्नाथ। जगन्नाथ कहता है कि मैं मिर्जा जयसिंह के लिए लाइन बोलना चाहता हूं, इनकी मृत्यु
महारानी एलिजाबेथ के सलाहकार पॉल सिंघम जो था व्यक्ति, उसकी तरह हुई है जैसे इनकी मृत्यु ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के सलाहकार पॉल सिंघम के कारण हुई है या उसके समान हुई है, जिसमें उसके लिए कहा गया है जिनसे काम कर रहे हैं ऐसा उसका मालिक, और ऐसे मालिक के लिए जानते जो काम करवाने में कठिन और ये कह सकते हो क्या बताने में रिजल्ट में कृतज्ञता था, कृतज्ञता यानी कि करीब तक कभी उसने कोई श्रेय नहीं दिया, यानी जो काम करवाने में कठिन था और महत्व में या रिजल्ट देने में या उसकी प्रशंसा करने में कृतज्ञता यानी कि कभी उसने बुराई नहीं की, कितना भी काम करवाए, तो ऐसे मालिक के लिए जानते जिसकी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। तो तीन स्टेटमेंट है, एक मनुजी का है, एक बर्नियर और तीसरा व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ का इस समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय के लिए। तो जगन्नाथ इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट में मिर्जा जयसिंह के लिए। तो तीन स्टेटमेंट बनाएंगे, तीनों नोट लगा के बनाएंगे। पहला बनेंगे मनुजी, मनुजी इसमें लिखा मनुजी ने कहा इन्वर्टेड कॉमा में हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली और मालदार शासक मिर्जा जयसिंह था। मालदार और शक्तिशाली शासक मिर्जा जयसिंह था। दूसरा नोट लगाएंगे पुरंदर की संधि के दौरान उपस्थित विदेशी बर्नियर था। और अगला लिखेंगे जदुनाथ ने कहा, दूसरे भाई मुस्कुरा रहा है, पुरंदर की संधि के दौरान उपस्थित विदेशी बर्नियर था। तीसरा नोट जदुनाथ ने कहा, ये इन्वर्टेड कॉमा वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे। मिर्जा जयसिंह की मृत्यु ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया के सलाहकार पॉल सिंघम के समान हुई। जिसने एक ऐसे मालिक के लिए जान दी, जो काम करवाने में कठोर और परिणाम में कृतज्ञ था। ठीक है, हो जाएगा। इसकी हुई मृत्यु मिर्जा जयसिंह, उसी की बात करेंगे, तीसरी करेंगे। जब प्रांतीय मुगल से लिखा था, प्रांतीय मुगल का था जदुनाथ सरकार बनाना, ठीक है। इसमें से पुरंदर की स्थिति और एक इन तीनों के स्टेटमेंट 4 क्वेश्चन याद करने, बाकी कुछ याद नहीं करना। मिर्जा जयसिंह वो कुछ नहीं करना। अब इसके बाद बात आती है जो हम बात करने वाले, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो इसके दौरान इसके बाद कौन आता है कैसे आता है, देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक चीज ध्यान रखोगे कि जमाल मैंने लिख दिया मिर्जा जयसिंह और मिर्जा जयसिंह था इसका बेटा ताराम सिंह, इसका पुत्र ताराम सिंह फर्स्ट। इसका कार्यकाल कब से कब तक बताया मैंने? 1621 से 1667 तक। इसके बाद इसका कार्यकाल है 1667 से लेकर 1682 तक। और इसके बाद इसका बेटा राजा बना बिशन सिंह और बिशन सिंह का कार्यकाल है 1682 से 1699 तक। ये क्रम मैंने आपको इसलिए बना दिया कि आपको क्रम याद रहेगा। कैसे करेंगे? देखो इनमें अगर मैं बात करूं, इन दोनों का एक दरबारी भी है, दोनों का दरबारी, दोनों के महल बताता। आपको मैंने बिहारी किसका दरबारी बताया था, ठीक है। और उसका एक भांजा था कुलपति मिश्र, और वो कुलपति मिश्र दोनों का दरबार बनाता। कुलपति मिश्र, दो बात कुलपति मिश्र के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो आता है कुलपति मिश्र कौन था, तो ये कवि बिहारी जो थे उनका भांजा था, कवि बिहारी का भांजा था। एक तो ये लाइन याद रखो, एक इसने ग्रंथ लिखा था, उसने 52 ग्रंथ लिखे थे, बस ये दो बातें इसलिए याद रखेंगे। मैंने आपको पूरा मिर्जा जयसिंह इसलिए लिखा है कि इसके मेरा इसके बेटे का, और जो बिशन सिंह है इसे विष्णु सिंह कहते थे। इसके दो बेटे थे, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था जयसिंह सेकंड और एक का नाम था विजय सिंह। जयसिंह सेकंड और विजय सिंह। जयसिंह फर्स्ट मिर्जा जयसिंह हो गया, ये जयसिंह सेकंड हो गया। अब तात्कालिक बनेगा जयसिंह सेकंड, और नया जो राजा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जयसिंह सेकंड। इसी को नाम देंगे सवाई जयसिंह। 1700 से लेकर 1742 तक। इस चीज में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान रखेंगे। हमें राजनीतिक परिदृश्य प्रत्येक राजा लास्ट में पढ़ना है। अब आपको राजनीतिक परिदृश्य बिना तो राजा बन नहीं सकता है। किसकी खोपड़ी फोड़ी राजा बनने से पहले किससे युद्ध लड़ा, किसके पास गया, किसके दूर गया, वो सारी बातें लास्ट में करेंगे। पहले अपन पेपर एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, इसलिए अपने को पहले स्थापत्य और साहित्य की तरफ पढ़ना है। इसलिए वो चीज में लास्ट में कराऊंगा कि किसने किससे कब युद्ध लड़ा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं सवाई जयसिंह को लेकर। सवाई जयसिंह का सबसे पहला फैक्ट तो ये है, सवाई जयसिंह के समकालीन ये अपन बात करें इनकी उपाधि। सवाई जयसिंह राजा बने तो पहले तो अपन उपाधि की बात कर लेंगे। इनको कहा गया एक तो सवाई। अब देखो दो जयसिंह है, एक जयसिंह फर्स्ट है, एक जयसिंह सेकंड है। दोनों में आप समझो आप, जयसिंह सेकंड। इन दोनों का कार्यकाल देखने वाले कौन व्यक्ति था? औरंगजेब। इन दोनों को किसने देखा था? औरंगजेब ने इसका भी क्वेश्चन देखा, इसका भी देखा, लेकिन औरंगजेब ने दोनों में फर्क की, दोनों में डिफरेंट किया कि जितना जयसिंह को मैं जानता हूं, जितना योग्यता, जितना ज्यादा प्रसिद्ध, जितना ज्यादा अपने काम में तब जयसिंह फर्स्ट था, उससे सवाया कौन था बढ़कर जयसिंह सेकंड। तो इसे सवाया कहा गया था, जिसे बाद में जाकर परमानेंट उपाधि बना दिया सवाई की। तो उसने केवल अपना स्टेटमेंट दिया था औरंगजेब ने कि मैं इतना कह सकता हूं पहले जयसिंह से बढ़कर है, उससे सवाया है जयसिंह सेकंड, और इसे आज से सवाया मानेंगे, तो इसको नाम दे दिया सवाई का। तो पहले वाले को मिर्जा नाम दिया था शाहजहां ने, उसको सवाई नाम दिया था किसने? औरंगजेब ने। नाम हो गया। आपसे पूछा किसने दी थी? औरंगजेब ने। दूसरा था चाणक्य, कूटनीति इतनी खतरनाक थी इसकी, जिसके कारण इसको चाणक्य कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट आता है, इसको कहते हैं राजेश्वर, और एक इसको नाम दिया जाता है महाराज राज। दो नाम और दिया था। और ये जो है दोनों, ये तीन बात है। और ये बादशाह था, मुगल बादशाह था मोहम्मद सारंगीला। मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीला देता। अगर आपसे पूछे मोहम्मद सारंगीला कब से कब तक राजा रहा, तो ये भी ध्यान रखना 1719 से लेकर 1748 अब देखो इसके टाइम में आया नहीं रहा। ये 1743 तक 1948 तक टाइम देखो, मैच हो रहा है। 19 के बाद से 43 तक टाइम है, उसी के काल में रानी के काल में।
अब बात आती है सवाई जयसिंह को लेकर कि सवाई जयसिंह की 4 उपाधि मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा पूछी गई है सवाई आज तक कि सवाई की उपाधि जयसिंह सेकंड को देने वाला बादशाह कौन था? औरंगजेब। और मिर्जा को मिर्जा की उपाधि देने वाला कौन था? शाहजहां। दोनों में पहले याद रखोगे, पहले वाले को पहले ने, शाहजहां दूसरे वाले को दूसरे ने, औरंगजेब ने। दो का ही संबंध है। मैं आपको साथ में कार्य करके आपको ये पैटर्न बता रही है कि किसके कारण टाइमिंग मैच कर सकते हैं। तो टाइम मैच हो सकता है। अब जयसिंह फर्स्ट को लेकर हम बात करें तो जयसिंह फर्स्ट के स्टेटमेंट में आगे अपनी बात करें, इसने रोक लगाई, यानी इसने सामाजिक सुधार भी किए और इसने जो सामाजिक सुधार किए वो बाल विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा और जजिया कर। लेकिन ऐसे नहीं कर सकता इस काम को, इसका सपोर्ट किया था मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह का विश्वास जीत लेता है और यह है बादशाह मोहम्मद शाह की मदद से, मोहम्मद शाह की मदद से। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अभी केवल मैंने आपको बताया, पहले मैं साहित्य पढ़ाऊंगा आपको, साहित्य के बाद इसकी स्थापना पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में पढ़ेंगे राजनीति जीवन कि क्या हुआ था 1700 से लेकर 1740 तक, कैसे युद्ध लड़ा, कैसे मदद मांगी और क्या समस्या आई इसके युद्ध राजा बनने के बीच में। तो स्टार्टिंग की जो चीजें बहुत आसान है, केवल सवाल पूछा गया राजा राजेश्वर महाराज राज, अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मोहम्मद शाह के लिए दोनों बातें आपको याद रखनी है, राजा राजेश्वर और महाराज राज। इसलिए बाल विवाह, सती प्रथा, जजिया कर रोक लगाई और इसमें मदद कौन करता है? मोहम्मद शाह मिला। मोहम्मद शाह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सभी राजपूतों को अपनी ओर रखना था, जिसके कारण वो भी जल्दी राजी हो गया। और मोहम्मद शाह वो राजा था भाई जिसके काल में कोई हीरा लुटा गया था, तो ये कमजोर राजा था। इसलिए बहुत अपने नहीं कह सकते कि वो शक्तिशाली राजा था मोहम्मद शाह, नॉर्मल राजा था, कोई शक्ति इसमें नहीं थी, सामान्य व्यक्ति था और 19 साल तक महिलाओं के बीच में रहा था, जिसके कारण में वो क्षमता पुरुषों वाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई जो एक राजा में होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि इसको कितनी उपाधि दी गई थी? 4 नहीं क्या? 4 पहली कौन सी है? दूसरी, तीसरी, चौथी सवाई किसने दी है? और राजा राजेश्वर महाराज राज की मुगल बादशाह। और कितनी प्रथा हो गई? बाल विवाह, सती प्रथा, जजिया कर। और किस बादशाह के सहयोग से? चलिए अब इसके बाद बात करें इसके दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान और इसके दरबारी विद्वानों को लेकर हम बात करेंगे कि सवाई जैसे के दरबारी विद्वान कौन थे जो इसके महलों में रहते थे, जो इसके ये कह सकते हैं दरबार में रहते थे। तो सबसे पहली बात आती है पुंडरीक, बात नहीं करनी, पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर की बात करें अपन तो पुंडरीक रत्नाकर द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया जयसिंह कल्पद्रुम। इसने जो किताब लिखी उस किताब का नाम था जयसिंह कल्पद्रुम। इसका छोटा भाई था एक पुंडरीक सुधाकर, और जो पुंडरीक सुधाकर था, इस पुंडरीक सुधाकर ने किताब लिखी साहित्य सार संग्रह। इसने ग्रंथ लिखा, इसके ग्रंथ का नाम था साहित्य सार संग्रह। यानी दो बात हो गई, पुंडरीक रत्नाकर ने कौन सी किताब लिखी है? जयसिंह कल्पद्रुम। पुंडरीक सुधाकर ने कौन सी लिखी है? बिल्कुल। इसके बाद एक और आता है कृष्ण भट्ट। कोई बात नहीं, हाँ सही है, लो फीलिंग, वो सच में भूल जाएगी फीलिंग लोगे तो। कृष्ण भट्ट इतना दिया तो जिसके लगी उसने ही निकाला, तुमने दिखा दिया। कृष्ण भट्ट ने ग्रंथ लिखा है और लिखा है रामरासा। रामरासा इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है रामरासा। इनका एक और दरबारी केवल राम, और जो केवल राम नाम का दरबारी था, इस केवल मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट राजा सवाई जयसिंह, और इसने ग्रंथ लिखा है विभाग सारणी। एक दरबारी है नेमचंद्र मुखोद्याप का है। इसमें बात करें इसके ग्रंथ को लेकर तो बात करते हैं इसको, इसमें इसके द्वारा ग्रंथ का संस्कृत अनुवाद किया गया है, संस्कृत अनुवाद किया गया है इन्होंने। कोई बात याद आ गई? देखो याद में ऐसा नहीं जाता, दुख होता है, याद में हंसते कब है नहीं, अच्छी याद भी हंसने वाली नहीं होती। इन्होंने नहीं, दूर से भी नहीं आई। ये क्या था, कल मैं रामसर और आनंद सर बैठे हुए थे। अब हमारी ट्यूनिंग एजेंसी होती है क्योंकि कोई पूर्वी राजस्थान, अब हमारी हिंदी की साउंड है ना, उस साउंड में चक्कर रहता है, प्रॉब्लम रहती है। हम बार-बार फोन पे बोल रहे थे, स्पीकर में टाइप करने के लिए, तीनों ने बोल के दिया, जो बोल रहे थे वो स्पीकर बता ही नहीं रहा। पहले क्या किया, आनंद सर ने बोला वो आई नहीं रहा, आप बोलते थे, मैंने बोला फ्री सेम फिर राम सर भी आसपास बोला, बोल के देखो, उन्होंने बोला फ्री टाइप नहीं बोले थे। और फिर उधर से कुणाल सर से कहा, उन्होंने बोला तुरंत स्पीकर पे कर दी बात। ये तो स्पीकर भी पहचानता किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना है, इतना भेदभाव। हाँ वही तो वो सब था ये वाला। मैं तो ऐसे बोला नहीं, आप क्या बोलते हो बस तुम आज समझिए तुम, ये तो गायब हो जाता, ये रह जाता था, और कई बार तो ये भी गायब हो जाता, पीछे वाला रह जाता था। इसने में क्या क्या होता है इसने में? देखिए भंडारा, इसलिए पूर्वक आमंत्रित भंडारे में देखो। हाँ तो नेमचंद्र मुखोपाध्याय से लिखा गया, आता ही नहीं, यहाँ गाली समझ नहीं आता मुझे, पर तुम देखोगे यार मैं करा हो गया, तुम कर रहे। इन्होंने अरबी ग्रंथ ओकर का संस्कृत अनुवाद किया था, अरबी ग्रंथ ओकर का संस्कृत अनुवाद किया। अब देखो ये दरबारी सारे के सारे पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर, कृष्ण भट्ट, केवल राम है, नेमचंद्र, इसके बाद जगन्नाथ। जगन्नाथ एक महाराष्ट्री ब्राह्मण था कि सवाई जयसिंह को खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट था, तो खगोल विद्या का ज्ञान देने के लिए गुरुजी बनकर आए थे, खगोल शास्त्र की शिक्षा देने। और ये यहाँ का जगन्नाथ, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो जगन्नाथ से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बनेंगे, कौन था ये महाराष्ट्री ब्राह्मण, ये कौन था? तो ये था महाराष्ट्री ब्राह्मण। एक तो ये मुद्दा याद रखोगे। दूसरा पॉइंट आता है, इन्होंने न्यूक्लियर की रेखा गणित जो थी, न्यूक्लियर की रेखा गणित का संस्कृत अनुवाद किया, संस्कृत अनुवाद किया। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ, इन्होंने लिखे सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ,
सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत दोस्तों इनके दरबारी लाइन टू लाइन मैंने आपको लिखवा दिया। पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर, कृष्ण भट्ट, केवल राम, चंद्र, जगन्नाथ। जगन्नाथ की किताबें थोड़ी इंपोर्टेंट है। सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत दोस्तों इधर में सवाई जयसिंह के खगोल शास्त्र के ये कह सकते गुरु थे, ये भी आप ध्यान रखोगे। ये सवाई जयसिंह के खगोल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र के गुरु थे। ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र के गुरु थे, तो इन्होंने सवाई जयसिंह को खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा दी थी। ये तो है इंपोर्टेंट चीज। अब इसमें एक और चीज ऐड करेंगे कि सवाई जयसिंह से पीछे नहीं थे और सवाई जयसिंह ने भी इनको दिखाया कि मैं तुमसे कम नहीं हूं और इन्होंने भी ग्रंथ लिख डाले, एक जयसिंह का और एक जी मोहम्मद शाही। उनके द्वारा भी दो ग्रंथ लिखे। तो क्रम में पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक सुधाकर, कृष्ण भट्ट, केवल राम, नैनचंद्र और जगन्नाथ। महाराष्ट्र ब्राह्मण काल में आप ये कह सकता हूं कि मुख्य जो व्यक्ति है वो जगन्नाथ है, जिसकी सबसे ज्यादा मानते थे सवाई जयसिंह, क्योंकि ये गुरुजी भी थे ज्योतिष शास्त्र के सबसे ज्यादा इनकी। जब ये बताया गया तो इसी जगन्नाथ ने उसका उद्घाटन किया था। कई बार सीता काटा था, जोरावर सिंह इन्होंने नहीं रखी थी, क्योंकि ये महाराष्ट्र ब्राह्मण ज्यादा लिखता। अब मैं आपसे कहूं सवाई जयसिंह, सिद्धांत दोस्तों ये दोनों इंपोर्टेंट है, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत दोस्तों। चलिए आगे, तो किसके दरबार पर पढ़ रहे हैं सवाई जयसिंह? दरबार में पहला कौन सा है? पुंडरीक रत्नाकर। ग्रंथ कौन सा है? जयसिंह कल्पतरु। दूसरा कौन सा है? पुंडरीक सुधाकर। ग्रंथ कौन सा है? तीसरा कौन सा है? कृष्ण भट्ट। ग्रंथ कौन सा है? रामदास। चौथा कौन सा है? केवल राम। ग्रंथ कौन सा है? अगला कौन सा है? इसने अरबी ग्रंथ कौन सा था? उकर। उकर का कायमन वाद किया संस्कृत में। जगन्नाथ कौन सा है? महाराष्ट्र ब्राह्मण। और आप ने रेखा करते हैं जगन्नाथ न्यूक्लियर की रेखा करते कायमन वाद किया संस्कृत में। दो ग्रंथ लिखे सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत दोस्तों। ये सवाई जयसिंह के खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के गुरु थे। चलिए आगे, ये किसकी बात करें अपन? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह मैंने आपको पांच बताई थी, चार। पहली सवाई, चाणक्य, राजराजेश्वर और महाराज राज। मोहम्मद साहब कितनी उपाधि दी थी? दो, राजराजेश्वर और महाराज राज। अब इसे आगे पढ़ेंगे तो स्वयं सवाई जयसिंह ने दिखाया मैं भी कम नहीं, तो स्वयं सवाई जयसिंह स्वयं सवाई जयसिंह के ग्रंथ लिखे और स्वयं सवाई जयसिंह ने जो ग्रंथ लिखे उनमें बात करें तो लिखा था जयसिंह कार्य और दूसरा था चीज मोहम्मद शाही। अब इस चीज को सारे लोग याद रखेंगे जो मैं अब जो बता रहा हूं आपको, ये दोनों इंपोर्टेंट है। अगर जयसिंह कार्य की बात करें तो जयसिंह कार्य ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है। ये किताब है, दो चीजें हमें हमेशा कंफ्यूज रखती है, जयसिंह कल्पतरु और जयसिंह कार्य। जयसिंह कल्पतरु को लिखी गई है पुंडरीक रत्नाकर का किताब ग्रंथ है, वो सब जयसिंह कल्पतरु, लेकिन जयसिंह कार्य आती है तो जयसिंह कार्य स्वयं सवाई जयसिंह द्वारा लिखी गई है। इसका संबंध ज्योतिष शास्त्र से, इसका संबंध ज्योतिष शास्त्र से। और अगले चीज मोहम्मद शाही को लेकर बात करें तो चीज मोहम्मद शाही को लेकर एक इंपोर्टेंट फैक्ट क्या आएगा? चीज मोहम्मद शाही है क्या है? ये लाइन आप ज्यादा याद रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या है? नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। ये नक्षत्रों की शुद्ध सारणी, इसको ध्यान रखोगे, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी। और इसका नामकरण चीज मोहम्मद शाही क्यों किया? चलिए मैं आप बता दीजिए, किसके राजराजेश्वर महाराज राज की पाली किसने दी? इसको मोहम्मद शाह ने। तो उनके अधीन काम करता था मोहम्मद शाह के, तो मोहम्मद शाह बादशाह था मुगल, उसका विश्वास जीत गया, उसे खुश करने के नाम पर इसका नाम दिया मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर इसका नाम रखा था चीज मोहम्मद शाही। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये वाली जो लाइन मैंने आपको लिखी है ना, ये नक्षत्रों की शुद्ध सारणी नाम से या नक्षत्रों की शुद्ध सारणी किसके नाम में लिखी गई है? चीज मोहम्मद शाही। और नामकरण किसके नाम पर है? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर। अब यहाँ से ये जो साहित्य है, साहित्य के बारे में बात करूं तो यहाँ कला को विकसित करने के इन्होंने सूरत खाना का निर्माण करवाया था। इन्होंने निर्माण करवाया था सूरत खाना। सूरत खाना जब विद्वान कलाकार ये उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए सूरत खाना। अब यहाँ से बात आती है सवाई जयसिंह के निर्माण की कि सवाई जयसिंह ने क्या क्या निर्माण करवाया? तो सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला तो जंडू और नहीं है, सही बताया उसने। आप लोगों में कुछ बताने वाला तो एक ही है, आप उसे कैसे आते हो कि वो पीछे बैठा है? हाँ क्या है वो? कहाँ से आ गई? ये चंडू वाला सब पूरे पेपर घूम रहा है आजकल। ऐसा क्या कलाम बन गया कोई? कई बार लड़के आपस में चंडू, लड़के आपस में कई बार बोल देते हैं गुस्से में, ध्यान नहीं रखते कई बार मम्मी पापा जाके बोल दें। देखो हाँ मैंने अच्छे के लिए मैंने तो ये कहा था कि मुझे कहना तुम्हें नहीं कहना है। देखिए सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला, क्या देखो सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला की बात करें कि सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला होती है निर्माण। बस निर्माण में बात करें तो इनके द्वारा जो चीजें बनवाई गई, देखो एक तो बनवाया गया, पहले अपन सामान्य चीजों को देखेंगे क्या क्या बनवाया। सबसे पहले बनवाया सिसोदिया रानी का बाग। सिसोदिया रानी का बाग एक रानी थी चंद्रपुरी में, आगे आपको दिवाली समझौता पढ़ाऊंगा, वहां को दिवाली समझौता कहते हैं। सिसोदिया रानी से शादी करके लाता है सिसोदिया रानी का बाग जयपुर में। सिसोदिया रानी का बाग एक तो इसलिए बनवाया। इसके बाद अगर बात करें तो उन्होंने बनवाया था चंद्रमहल, चंद्रमहल सिटी पैलेस, चंद्रमहल सिटी पैलेस। ये ध्यान रखोगे, इसमें दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने वाला कि इनके द्वारा बनाया गया था चंद्रमहल सिटी पैलेस। और चंद्रमहल सिटी पैलेस की अगर बात करें तो ये वो जगह जहां शाही खानदान रहता था और शाही खानदान के रहने का विन्यास था। लेकिन इसमें मैं आपसे कहूं कि इसके अंतर्गत दो चीजें, यहाँ माधो सिंह सेकंड यानी राजा हुआ है और माधो सिंह सेकंड ने चंद्रमहल या सिटी पैलेस में एशिया के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र रखवाए। ये दो इंपोर्टेंट लाइन, एशिया के दो सबसे बड़े चांदी के पात्र के वो तो जयपुर के चंद्रमहल में जो माधो सिंह सेकंड ने एशिया के सबसे बड़े दो चांदी के पात्र रखवाए, चांदी के पात्र रखवाए। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा? दूसरा बनेगा यहाँ माधो सिंह नहीं, अगर कोई गेस्ट आता है तो उसका स्वागत करने के लिए महल में रुका जाएगा, मुबारक महल। एक महल बनवाया, मुबारक महल बनवाया। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज आप ध्यान रखोगे। राजस्थान में कुल दो मुबारक महल है, दोनों इंपोर्टेंट है और दोनों ही इंपोर्टेंट है। उसकी इंपोर्टेंस देखो। मुबारक क्या होता है? वेलकम। मुबारक क्या होता है? यानी इसको मुबारकबाद देना या किसी को वेलकम स्वागत करने के लिए। तो यहाँ क्या है? एक मुबारक महल है जयपुर में जो माधो सिंह ने बनवाया। राजस्थान में दो मुबारक महल, एक टोंक में और एक जयपुर में। दोनों में कितना अंतर है? जयपुर का मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है, वेलकम करते गेस्टों को रोकते, और टोंक का मुबारक महल ऊंट की बलि देने के लिए प्रसिद्ध है। तो तीन मुबारक महल होंगे राजस्थान में, दो, एक टोंक में और एक जयपुर में। टोंक और जयपुर के मुबारक महल के कितना अंतर है? जयपुर का मुबारक महल मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध है और टोंक का मुबारक महल ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। ये जो मुबारक महल है इसकी प्रसिद्धि हमें ये कहें भाई, ये प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए, ये प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए, ये प्रसिद्ध है मेहमान नवाजी के लिए। एक तो ये इंपोर्टेंट है। लेकिन राजस्थान में कुल कितने मुबारक महल बताए मैंने तो आपको? दो। अरे कितने बताए? तो राजस्थान में कुल दो मुबारक महल, दो मुबारक महल। तो दूसरा टोंक में जो ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है,
जो जो ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, राजस्थान में आज के बारे में पढ़ोगे कि पूरे राजस्थान में कितने मुबारक महल है, तो एक जयपुर में और एक टोंक में। जयपुर और टोंक के मुबारक महल में अंतर क्या है? जयपुर का मुबारक महल किसी के लिए प्रसिद्ध है, मेहमानबाजी का, और टोंक का मुबारक महल प्रसिद्ध है ऊंट की बलि के लिए। तो इंपॉर्टेंट करो, दो मुबारक महल पढ़ोगे, लेकिन जयपुर का मुबारक महल कहां स्थित है? चंद्रमहल। अब दो चीजें, चंद्रमहल तो किसने बनवाया है? सवाई जय सिंह। लेकिन चंद्रमहल में मुबारक महल किसने बनवाया है? अरे किसने बनवाया है? दोनों अलग हो गए। अब यहां बात करें और क्या बनवाया इन्होंने, तभी ध्यान रखेंगे सवाई जय सिंह के द्वारा। इनके द्वारा एक यज्ञ करवाया गया था, अश्वमेध यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे इन्होंने, और इस अश्वमेध यज्ञ में मैं आपसे ये कहूंगी, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे 1734 में, एक 1742 में। और इस यज्ञ को सफल करने के लिए मथुरा, वृंदावन, द्वारका, हरिद्वार दूर दूर से संतों को, ऋषियों को बुलाया था। और वो लोग केवल इसलिए बुलाया था कि इस यज्ञ को और ज्यादा सफल बना सके, लेकिन उनके ठहरने की उत्तम जगह नहीं थी, तो उन्होंने ठहरने के लिए पानी के बीच में एक जगह बनाई, एक महल बनाया जिसे कहते हैं जलमहल। यानी मैं आपसे कहूं कि ब्राह्मण और ऋषि मुनियों को रहने के लिए यज्ञ के दौरान बिल्कुल पवित्र जगह उन्होंने बनाई, और मानसागर जो झील थी, और मानसागर झील के बीचों बीच में महल बनवा दिया जिसे कहते हैं जलमहल। तो जलमहल जयपुर में सवाई जय सिंह ने। लेकिन एक ध्यान रखोगे, मुख्य जलमहल अगर आपसे पूछा जाए तो डीग में, कहां से है? जलमहल को सलाता है तो डीग में, जलमहल लोग नहीं है तो जयपुर। ये आप ध्यान रखोगे। तो जो इंपॉर्टेंट इमारत बनवाई वो बनवाई जलमहल, और ये जलमहल भी जयपुर। लेकिन हमारा मुद्दा यहां से एक और एक्स्ट्रा आएगा, मानसागर झील पर, एक झील के बीच में झील पर बनवाया गया है मानसागर झील पर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आएगा? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उद्देश्य। भाई जलमहल के निर्माण का उद्देश्य क्या था? अश्वमेध यज्ञ जो चल रहा था, यज्ञ के दौरान बुलाए ऋषियों के रुकने के लिए कि वो वहां ठहर सकते हैं, वो रह सकते हैं अश्वमेध यज्ञ के दौरान। उनके लिए स्पेशल जगह चाहिए थी, तो उन्हें कुछ करने के लिए पवित्र जगह झील के बीचों बीच में महल बनवाया जलमहल। तो चार तीन चीजें हो गई, सिसोदिया रानी का बाग है, चंद्रमहल सिटी पैलेस है, जलमहल है, और जलमहल के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए। इसके अलावा सिटी पैलेस में दो क्वेश्चन बनते हैं, एशिया के सबसे बड़े चांदी के दो पात्र कहां के हुए हैं? सिटी पैलेस किसने बनवाया? माधव सिंह। राजस्थान में कितने मुबारक महल हैं? दो। जयपुर और जयपुर वाले के प्रसिद्ध है मेहमानबाजी के लिए, और टोंक वाला ऊंट की बलि के लिए। दोनों अलग है। जलमहल जो जयपुर में किसी पर बनाया गया है मानसागर। क्यों बनाया गया? अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो ऋषियों को बुलाया गया था, उनके रुकने की, ठहरने की, रेस्ट करने की स्थान बनाया गया था, जिसके तहत परमानेंट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया जलमहल पे बनाता था 500 जाएगा, ठीक क्या जाएगा? ठीक। लेकिन ठीक ऑप्शन नहीं, तो दूसरा जलमहल इंपॉर्टेंट आता है जयपुर का। इंपॉर्टेंट है जयपुर का, बन गया। नीचे नोट लगा लेंगे। सूरत खाना एक ऐसी संस्था थी, ऐसा घर बनाया था जिसमें विद्वान रहकर विद्वानता के लिए और भी अच्छा एफर्ट लगा सके, और जितने कलाकार हैं जो कला में सिद्ध, कोई किसी कला को जानता है, कोई किसी कला को जानता है, तो उनके प्रोत्साहन के लिए ऐसी जगह बनाई गई थी, कलाकारों को मोटिवेट किया जाएगा, उन्हें और उनकी कला को दिखाया जाएगा। बिल्कुल, तो वो विद्वान जब रहते थे इसके अंदर, सूरत खाना पूछा जाता है। सूरत खाना किसके द्वारा बनाया गया? चलिए आगे। मोती खाना का संग्रहालय, मोती खाना जिसमें प्राचीन टाइम के साहित्य रखे हुए हैं, में जयपुर में भी है। नोट लगाओ, नोट लिखना, नोट लिखो। लेकिन मुख्य जलमहल डीग में स्थित है। डीग का जिला बन चुका है, पहले बता देता हूं। लेकिन मुख्य जलमहल डीग में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे, अब देखिए आगे। अब इसके बाद हम बात करें स्थापत्य कला की बात करें, क्या बनवाया इसने? तो देखो एक बार इन्होंने निर्माण पूर्ण करवाया, तो ऐसी इमारत जिसका अधूरा निर्माण था जयगढ़ दुर्ग, इसने निर्माण करवाया जयगढ़ दुर्ग का पूर्ण। यानी मैं ये कह सकता हूं जयगढ़ दुर्ग जो था जयपुर का, उसका इन्होंने निर्माण पूर्ण करवाया। जयगढ़ किले को लेकर मैं आपसे बात करूं तो इसके उपनाम चिल्का टीला, तिलिस्मी दुर्ग, रहस्यमयी दुर्ग, तोपों का किला, सुरंगों का किला, विजयगढ़ी। इसके कुछ नाम है। अगर विजयगढ़ी पूछा जाता है तो जयगढ़ी, लेकिन विजय मंदिरगढ़ी पूछेगा तो बयाना। इन दोनों में इतना अंतर है विजयगढ़ी और विजय मंदिरगढ़ी में। आपसे पूछ लिया जाए विजय मंदिरगढ़ी, तो विजय मंदिरगढ़ी का बताओगे बयाना दुर्ग, विजय मंदिरगढ़ी कहलाएगा। जब विजयगढ़ी आपसे पूछे तो जयगढ़। और इन्होंने जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप लगवाई थी, जयवार तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयवार तोप। लेकिन बात आती है जयवार में पहिए किसने लगवाए थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तोप तो इन्होंने लगवा दी, और तोप लगवाई इन्होंने, देखा चला के तो देखे तो चलती है, तो इन्होंने एक बार तोप चलाई भी थी। क्या कहना चाह रहे हो आप? उनको बता दो, गोला निकला था दूर तक, चाकसू में वहां जो तालाब है, उस ये चौके लाओ, गोले लाओ, चौके गोले लाओ चाकसू में। तो गया जाकर इकट्ठा कर दिया, उसके बाद तोप को कभी चला गया। वो नाम की तोप है, चली जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है वो सर याद आई जो तोप थी उसमें पहिए किस राजा के द्वारा लगवाए? तो राम सिंह सेकंड ने। तो राम सिंह सेकंड में क्या लगवाता है? पहिए। तो आगे ध्यान रखोगे, इन्होंने जयगढ़ दुर्ग एशिया की सबसे बड़ी तोप, जयवार रखवाई, एशिया की सबसे बड़ी तोप रखवाई, जयवार तोप। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन को मैं बीच में से यहां से कट कर लें, इसमें पहिए लगवाई राम सिंह सेकंड ने, इसमें पहिए लगवाई। अब इसके अलावा हम बात करें, इनके द्वारा एक निर्माण भी करवाया गया, नारगढ़ दुर्ग। निर्माण करवाया नारगढ़ दुर्ग जयपुर में, क्योंकि मराठों ने आक्रमण कर दिया था, और मराठों से सुरक्षा के लिए इनके द्वारा बनाया गया किला था नारगढ़ का किला। राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन सा है? और सबसे नया मोहनगढ़। सबसे नया कौन सा है? मोहनगढ़ ऑप्शन नहीं हो तो लोहागढ़। कौन सा जाएगा? लोहागढ़। तो अगर हम बात करेंगे इसको लेकर तो ध्यान रखेंगे, ये जिस पहाड़ी पर स्थित है वो है मीटड़ी, और इस किले का उद्देश्य, इनके निर्माण का उद्देश्य था मराठों से सुरक्षा के लिए। इसको सुदर्शन गढ़ भी कहते हैं, और इसको नाम देते हैं जयपुर का मुकुट। तो किले जब आएंगे आपको और भी अच्छे पढ़ा दिया जाएगा, मुकुट नहीं पढ़ेंगे, हमारा सवाई जैसे चल रहा है। तो इन्होंने निर्माण पूर्ण करवाया जयगढ़ दुर्ग का। और बात करें इन्होंने जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवार तोप लगवाई, इसमें पहिए किसने लगवाए? राम सिंह ने। निर्माण करवाया नारगढ़ दुर्ग जयपुर का, उसी पहाड़ी पर मीटड़ी पहाड़ी में, और इसका उद्देश्य क्या था? मराठों से सुरक्षा। इसके बाद इन्होंने वेधशालाएं बनवाई, 5 वेधशालाएं। वेधशाला में आपको बताइए वो राजा जो खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट रखता था, और खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए इन्होंने वेधशालाएं बनवाई, 100 गढ़ियां बनाई जो वेधशालाएं खगोल शास्त्र प्रस्तुत करेंगे। 5 वेधशालाएं बनवाई, और जो वेधशालाएं बनवाई गई थी
मुझे क्या नहीं चलाने दे रही। दिल्ली कैसा है, किसने बताया दिखा है, मुझे तो बहुत अच्छी नॉलेज है। फिर आगे देखो भाई कितनी गिर गई। हाँ तो बड़ा मजा नहीं रही। हाँ मेरी तो, मैंने तो कहा किसी और के लिए मेरी सब समझ आता है। दिल्ली मेरा भी आएगा, मतलब मैं अपनी बात कहता हूँ कितने खुश हो जाते हैं सारे के सारे। उज्जैन, वाराणसी और 5वीं है जयपुर। अब यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 वेधशालाएं सवाई जयसिंह ने बनवाई। तो 5 वेधशालाएं कहाँ पर बनवाई थी? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर। ये तो है सबसे पुरानी। याद रखो दिल्ली वाली वेधशाला सबसे पुरानी है, लेकिन जो जयपुर वाली वेधशाला है ये सबसे नवीन है। क्या हुआ? यू कैन सी ये दिल्ली पहली है और अंतिम जयपुर, बाकी बीच में कहीं कुछ भी करवा आपको कोई नहीं पूछेगा। जयपुर इस साल पूछा जाए तो पूछा जाता है सबसे पुरानी या सबसे नवीन। तो ये सबसे नवीन, ये सबसे नवीन एवं बड़ी भी है, सबसे बड़ी भी और सबसे नवीन भी है। लेकिन आज का पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जयपुर की वेधशाला को हम क्या कहते हैं? क्या पूछा जाता है? क्या कहते हैं इसको? जयपुर की वेधशाला को क्या कहते हैं? ये पूछा जाता है जयपुर की वेधशाला को कहते हैं जंतर मंतर। क्या कहते हैं? तो इसका नामकरण किया गया। और ये ध्यान रखना अब क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि जंतर मंतर क्या है, तो जंतर मंतर क्या है? वेधशाला क्या है? बिल्कुल, तो इसको नाम दे दिया जंतर मंतर। सौर वेधशाला इसी को कहते हैं, सबसे बड़ी सौर वेधशाला ये है। जयपुर सबसे बड़ी सौर वेधशाला पूरी भारत की। ये सबसे बड़ी सौर वेधशाला इसी को सौर गढ़ी भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी सौर गढ़ी भी है भारत की। तो ये स्थापत्य कला में एक बिंदु बचा हुआ स्थापत्य कला में जयपुर का निर्माण। तो एक तो सिसोदिया रानी का बाग बनवाया, चंद्रमहल बनवाया और जलमहल बनवाया। जलमहल कौन सी चीज में? जलमहल बनाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है जो आप बता रहे हो मान लिया, बताने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि तुम जितना बता सकते हो उतना बता दिया। कौन से का निर्माण करवाया? जगह का है, क्या कहते हैं इसको? चिल्का टीला, तिलिस्मी, दुर्ग, रेशमी, दुर्ग, तोपों का किला। और क्या कहते हैं? विजय मंदिर कर आएगा। तो अच्छा मैं आपसे बोल रहा हूं ऐसे सबसे बड़ी तोपों से भाई भैया किसने लगवाया और निर्माण करवाया किसका? नाहरगढ़। कौन सी पारी में? उद्देश्य मराठों से सुरक्षा के लिए। 5 वेधशालाएं बनवाई जिनमें दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, जयपुर। पुरानी कौन सी, नई कौन सी, बड़ी कौन सी? क्या नाम है इसका? जंतर मंतर। इसी को सौर गढ़ी या सौर वेधशाला नाम देते हैं। तो नीचे नोट जोड़ेंगे, खूब लंबा है सवाई जैसे अगले अभी बचा, अभी तो राजनीति में पढ़ाई नहीं है, तो कॉपी तो पढ़ाई तो चाहिए। नोट में लिखो जयपुर जंतर मंतर। जयपुर जंतर मंतर भारत की सबसे बड़ी सौर गढ़ी, सबसे बड़ी सौर गढ़ी या सौर वेधशाला। सौर वेधशाला। अब एक बार अपनी कॉपी को देखिए, इस कॉपी को कोई और समझ सकता है क्या? आपकी में तो पूरी की हो सके, इसको कोई और पढ़े ऐसे ब्रैकेट वाली को, तो कोई और आपके अलावा कोई समझ सकता है क्या? पढ़ सकते हैं कैसे? ये अपनी छाप है कि कोई और सोर्स को पढ़ नहीं सकता, बस देख के चक्कर खा जाएगा कहां से कहां जाना है, किधर गए एरो किधर भाग गया। लेकिन आपको क्या इस कॉपी को देखते हैं वो सारी बात समझ में आ जाएगी, आपको पढ़ना आसान है। लेकिन अब मैं सीधे लिखवाता कि 5 वेधशालाएं बनवाई थी जिनमें ये 5 जगह जिनमें सबसे बड़ी सबसे पुरानी दिल्ली में बनवाई गई थी, फिर उन्होंने सबसे लास्ट में जयपुर बनवाई थी। जयपुर की वेधशाला को जंतर मंतर कहते थे। खूब सारा मैटर हो जाता। इन नोट्स को केवल आप समझ सकते हो, आप लोग तो ही समझ पाओगे। दूसरे किसी को पढ़ा के देख देना, देखना कभी जाके किसको पढ़ के दिखाओ इसमें क्या समझ में आ रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप मुझसे सुनोगे तो इस पैटर्न को पढ़ सकते हो, कोई बाकी आप प्लान लिखा दो कैसे लिखा सकते हो, कोई लिखा सकता है। इस कॉपी को केवल आप ही समझ सकते हो, ये अपनी छाप है। खुद के नहीं, मैं आपको डायग्राम बनवाया ना, वो डायग्राम बनवाया इसलिए कोई और समझ नहीं सकता। और यहाँ सबका कई बार आपको पढ़ा रहा हूं, टाइम कम है, टाइम बहुत ज्यादा होता है पढ़ने के लिए, तो बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत ज्यादा विस्तार है, खत्म नहीं होता। मेरे को जयपुर कम से कम 1 महीने चलता है, 20-25 दिन तो जयपुर चलता है। और याद रखो खत्म सवाई जयसिंह। अब सवाई जयसिंह में बात करें, इन्होंने नगर बसाया, इन्होंने नगर बसाया। आपको गर्मी नहीं लग रही है? लग रही है ना? इसमें जो नगर बसाया था भाई वो बसाया था जयपुर, और जयपुर का नाम और दिया गया था जयनगर। अब बात नहीं करनी, समझ लो इन्होंने नगर बसाया भाई जयपुर या जयनगर। पहला पॉइंट तो ये आता है निर्माण का समय, यानी जयपुर कब बसाया गया? आप ध्यान रखोगे जयपुर बसाया गया था 18 नवंबर 1727 को, यानी जयपुर कब बसाया गया भाई? 18 नवंबर 1727 को। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है इसकी नींव रखी, तो जयपुर में गेट है जोरावर सिंह गेट, और जोरावर सिंह गेट पर जगन्नाथ ने इसकी नींव डाली थी। जगन्नाथ ब्राह्मण ने जोरावर गेट पर इसकी नींव डाली थी। इसके बाद जयपुर को लेकर बात करें इसकी जानकारी, अगर मैं बात करूं इसको लेकर तो बताया जाता है इसकी जानकारी कहां से मिली हमें? इस नगर की, इसके विन्यास की जानकारी मिली ग्रंथ है बुद्धिविलास, इसकी बसावट की जानकारी देने वाला ग्रंथ है बुद्धिविलास ग्रंथ। ये आप ध्यान रखोगे, यानी इसकी जानकारी मिली बुद्धिविलास नाम का ग्रंथ की बसावट का पूरा बायोडाटा बताता है, जिसका लेखक है बत्ताराम, इसका लेखक है बत्ताराम। यानी अपन ये कह सकते हैं इसकी जानकारी मिली बुद्धिविलास ग्रंथ में, जिसका लेखक है बत्ताराम। इसका वास्तुकार आपको पता है कि इसकी डिजाइन किसने तैयार की, मैपिंग किसने तैयार की? विद्याधर भट्टाचार्य ने। यानी इसकी जो मैपिंग तैयार की, डिजाइन तैयार की वो तैयार की विद्याधर भट्टाचार्य ने। और जो विद्याधर भट्टाचार्य है इसके लिए इन्होंने ग्रंथ पढ़ा संस्कृत का शिल्प सूत्र ग्रंथ, और शिल्प सूत्र नाम के संस्कृत ग्रंथ से इन्होंने इस प्रक्रिया को जाना, उस प्रक्रिया को जानकर डिजाइन तैयार की इन्होंने। इसके लिए संस्कृत ग्रंथ पढ़ा जिसका नाम था शिल्प सूत्र, तो इसकी डिजाइन तैयार करने के लिए ग्रंथ पढ़ा, उस ग्रंथ का नाम था शिल्प सूत्र। शिल्प सूत्र नाम की किताब पढ़ी थी संस्कृत की, जिसमें इसका उल्लेख किया गया, इसमें इन्होंने इसकी डिजाइन तैयार की। इसके बारे में बात करें, ये 9 चौकड़ी में बटा हुआ है, ये 9 चौकड़ी में बटा है। इसकी समानता की जाती है, यानी इसकी तुलना जो की जाती है वो चीन के कैंटोन और बगदाद शहर ईरान का उससे की जाती है। इसकी तुलना 2 शहरों से की जाती है, चीन के कैंटोन और ईरान के बगदाद शहरों से। अब यह ध्यान रखना 2019 में जयपुर परकोटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो करंट बेस पे जाता है। तो मैं आपसे कहूं इसके परकोटे को 2019 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात है, आप बता सकते हो रंग किसने रंगवाया?
मान सिंह राम सिंह सेकंड रंग किसने लगवाया? राम सिंह सेकंड 1867 में। तो ध्यान रखना, लेकिन इसमें पिंक गुलाबी रंग नहीं था, गेरुआ रंग लगवाया था इसमें। लेकिन अंग्रेजों को गेरुआ अंग्रेजी में पता ही नहीं गेरुआ भी होता है, तो उनको गेरुआ का कोई नाम नहीं था, इसलिए इसको पिंक कह दिया। तो ध्यान रखना, इसमें गेरुआ रंग लगवाया 1867 में राम सिंह सेकंड ने। और जो मैं अब आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या एक विद्वान था स्टेनली रीड, नाम सुना आपने कभी स्टेनली रीड का? स्टेनली रीड नाम की व्यक्ति ने किताब लिखी है द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, यानी मैं आपसे कोई विद्वान है स्टेनली रीड, उसने किताब लिखी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। उस किताब में इस जगह को कहा गया था इनके द्वारा पिंक सिटी। यानी बात करें स्टेनली रीड की द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, जब पहली बार इसको कहा गया था पिंक सिटी। मैं आपसे कहूं जयपुर को पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहने वाला कौन था? स्टेनली रीड। और कौन सी किताब में? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखोगे स्टेनली रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पहली बार पिंक सिटी का गुलाबी नगरी का, ये आप ध्यान रखोगे कि स्टेनली रीड ने द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पिंक सिटी का। तो ये आप ध्यान रखोगे कि जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी गुलाबी नगरी कहने वाला कौन था? तो बताते हैं स्टेनली रीड ने पहली बार इसको कहा था पिंक सिटी। ध्यान रखेंगे इसकी नींव किसने डाली थी? जगन्नाथ ब्राह्मण ने। आप बता सकते हैं जगन्नाथ ब्राह्मण का था? महाराष्ट्र ब्राह्मण था, उसने कितने ग्रंथ लिखे थे? सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ। ये ज्योतिष गुरु था, सवाई जयसिंह का ज्योतिष शास्त्र का गुरु था, या खगोल शास्त्र की शिक्षा सवाई जयसिंह को दी थी। ये स्थापत्य कला केवल साहित्य कला सवाई जयसिंह का राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, जिसने बनवाया उसके काल में कौन सी किताबें लिखी गई ये पढ़ चुके। इन्होंने मंदिर बनाया था गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, जिसे गौड़िया संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहते हैं। थोड़ा कुलदेव का भी गोविंद देव जी थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाई जयसिंह सबसे यही चलता है। अभी राजनीतिक सब सारे छोटे छोटे, फिर उन्हें ज्यादा टाइम लगता पढ़ने में। बन गया क्या? बसाओ नगर जयपुर। तो कौन सा नगर बसाया गया है? जयपुर। कौन सा है? मैं आपसे कहूं जयपुर नगर की सबसे पहली बनाई गई इमारत कौन सी थी? तो बादल महल। जयपुर नगर की पहली बनाई गई इमारत कौन सी थी? बादल महल। ये भी आप जान रखोगे। तो मैं आपसे कहूं कब बनाया गया जयपुर? अरे देख बता दो। अच्छा इसकी नींव किसने डाली? कौन से गेट पे? अच्छा इस नगर की बसाने की जानकारी कौन सा ग्रंथ है? बुद्धिविलास। लेखक कौन है? पक्काराम। वास्तु का डिजाइन किसने बनाई? इसके लिए उन्होंने कौन सा ग्रंथ पढ़ा? शिल्प सूत्र। किस भाषा का ग्रंथ था? इसके बाद कितनी चौपड़ियों में है? इनमें नालियों का मैक्लोन स्पीयर नाम का एक सिद्धांत है, उसके तहत बनाया गया। समानता किसने दिया? चीन के कैंटोन और इराक का बगदाद से। इसके पर 2019 में कायम किया गया यूनेस्को की धरोहर सूची में। इस पर गेरुआ रंग किसने बनवाया? राम सिंह सेकंड ने। कब बनवाया? और स्टेनली रीड ने कौन सी किताब है? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में। इसको क्या कहा? पहली बार पिंक सिटी। अभी भी पूछा जाए जयपुर को पिंक सिटी किसके द्वारा कहा गया? स्टेनली रीड। गुलाबी नगरी किसके द्वारा कहा गया? याद रखेगा। अब चले आगे, अब देखिए आगे। इसके बाद अगर बात करें अब इनकी राजनीति जयपुर गई, अब इनका राजनीतिक जीवन स्टार्ट होता है। राजनीतिक जीवन आज मैं बता रहा हूं वो आप विशेषता याद रखोगे अच्छे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आगे जो भी चीजें। कार्यकाल देखो सवाई जयसिंह का कब से कब तक लिखा गया? 1700 ईस्वी से क्या हो गया? टाइम ओवर हो गया तेरा? पीछे वाले बोल रहे हैं तेरा नहीं हुआ ना? चंदू सारा निकल रहा है, बेटा भी देगा। करेंगे ब्रेक, थोड़ी देर बात करेंगे। इसका राजनीतिक जीवन फ्रीज कर देते हैं, जब खत्म हो जाएगा घंटे में। देखो टेंशन में आ जाते हो। सवाई जयसिंह का बड़े देखो पहले सवाई जयसिंह की संतान को लेने को पहले राजा तो बना ले पहले। देखो शादी नहीं हुई। देखो अब अगर हम बात करें यहाँ से सवाई जयसिंह को लेकर आगे देखोगे तो सवाई जयसिंह समझ में आ जाएगा। देखो सवाई जयसिंह की बात करें यहाँ से पहले तो ध्यान रखो इसका कार्यकाल है ना, तो इसके समकालीन शासक, इसके समकालीन मुगल बादशाह